हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीओई दिल्ली की तरफ से क्लास 10 के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट का एनुअल प्रैक्टिस पेपर दिया गया है। उसके सेक्शन ई और एफ़ को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और सेक्शन डी तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वीडियोज़ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो सेक्शन ई जो है वो है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक केस दिया होगा और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनके आंसर लिखने हैं। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैसेज पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से आंसर देने हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन क्या है? कंट्रीज के रैपिड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। दिस इज हैपनिंग थ्रू ग्रेटर फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये क्यों हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। एमएनसीज आर प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। और सबसे ज़्यादा बड़ा रोल कौन प्ले कर रही है? एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। मोर एंड मोर एमएनसीज आर लुकिंग फॉर लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड दैट आर चीप फॉर देयर प्रोडक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज जो हैं वो ऐसी लोकेशंस देख रही हैं पूरे वर्ल्ड में जो जहाँ पे उनकी जो प्रोडक्शन है वो सस्ती हो सके। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स वेज। तो इसी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेज में ऑर्गेनाइज की जा रही है। Technology, particularly IT, has played a big role in organizing production across countries. तो जो टेक्नोलॉजी है और स्पेशली जो आईटी है वो उसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है जो कंट्रीज़ के अक्रॉस प्रोडक्शन है उसको ऑर्गेनाइज करने में। इन एडिशन, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हैज़ फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन बाय रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ जो लिबरलाइजेशन है ट्रेड का और इन्वेस्टमेंट का, उसने फैसिलिटेट किया है ग्लोबलाइजेशन को। कैसे? ये जो ट्रेड के बैरियर्स हैं इनको रिमूव कर दिया है और इन्वेस्टमेंट के जो बैरियर्स हैं इनको रिमूव करके। एट द इंटरनेशनल लेवल, डब्ल्यूटीओ हैज़ पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और इंटरनेशनल लेवल पे भी डब्ल्यूटीओ ने जो है प्रेशर पुट किया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर कि वो अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दें। ठीक है, तो अब इस पे आधारित जो क्वेश्चंस है वो क्या है? पहला है एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, कल्चर एंड पॉलिसीज मेकिंग अराउंड द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम सोशियो पॉलिटिकल कंट्रोल एंड रिड्यूसेस डिस्टेंसेस बिटवीन रीजन्स और कंट्रीज थ्रू अ ग्लोबल मार्केट और अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ट्रेड, कम्युनिकेशन, इमिग्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या रेफर करता है? ये इंटीग्रेशन होता है किस किस का? ग्लोबल इकोनॉमिक्स का, इंडस्ट्रीज़ का, मार्केट्स का, कल्चर का, पॉलिसीज़ का, जो भी वर्ल्ड के अराउंड फॉर्म हो रही है। और ये जो है ये पॉलिसीज़ और ये कल्चर जो है ये सब कुछ फ्री है किस चीज़ से? जो भी सोशियो पॉलिटिकल कंट्रोल है उससे। और ये डिस्टेंस को जो है रिड्यूस करता है, रीजन्स या कंट्रीज़ के बीच के डिस्टेंस को रिड्यूस करता है। कैसे? एक ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू। और वो ग्लोबल नेटवर्क किसका है? ट्रेड का, कम्युनिकेशन का, इमिग्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है, हाउ डिड ग्लोबलाइजेशन मेक द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स। ग्लोबलाइजेशन ने जो प्रोडक्शन का प्रोसेस उसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ड्यू टू सेटिंग अप ऑफ एमएनसीज द प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग इन कॉम्प्लेक्स वेज। बिकॉज एमएनसीज के सेटअप की वजह से जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्लेक्स वेज में इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि दे नॉट ओनली सेल प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट इवन प्रोड्यूस द थिंग्स ग्लोबली। कि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स को बेचती ही नहीं है ग्लोबली, बल्कि वो अपने प्रोडक्ट्स को ग्लोबली प्रोड्यूस भी करती है। Second, due to this, the production process is distributed across the countries and scattered everywhere. और इसी वजह से जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सारी कंट्रीज़ में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, मोस्टली कंट्रीज़ के अक्रॉस, और ये हर तरफ जो है स्कैटर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट है, लिस्ट एनी टू फैक्टर्स विच फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन। कोई भी दो फैक्टर्स बताने जिसने ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट किया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा टू फैक्टर्स विच फैसिलिटेटेड ग्लोबलाइजेशन आर फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी. रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट हैज़ स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. जो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुई है तेज़ी से, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट हुआ है. सेकेंड है ट्रेड बैरियर. टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. जो इम्पोर्ट हम करते हैं कोई भी चीज़, उसके ऊपर अगर टैक्स लगता है तो वो ट्रेड बैरियर का एक एग्जाम्पल है. इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन सेट अप. और इसको बैरियर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सेट की गई हैं. अब नेक्स्ट 35 क्वेश्चन है, उसका पैसेज है हमारे पास. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज़. एनर्जी सभी एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है. इट इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज़. इसकी ज़रूरत हमें खाना बनाने में, लाइट और हीट प्रोवाइड करने में, व्हीकल्स चलाने में, मशीनरी जो होती है इंडस्ट्रीज़ में उनको चलाने में ज़रूरी होती है एनर्जी. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं फ्यूल मिनरल्स से, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम और इलेक्ट्रिसिटी से. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज. और एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के तौर पर. कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल. तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं हमारे, वो क्या क्या होते हैं? फायरवुड हो गया, कैटल डंग केक हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही फॉर्म में, हाइडल भी और थर्मल भी. And non-conventional sources include solar, wind, tidal, geothermal, biogas and atomic energy. और non-conventional sources कौन कौन से हो गए? solar, wind, tidal, geothermal, biogas और atomic energy. फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया. तो जो फायरवुड और कैटल डंग केक है, ये सबसे ज़्यादा जो है रूरल इंडिया में कॉमन है. According to one estimate, more than 70% energy requirement in rural households is met by these two. Continuation of these is increasingly becoming difficult due to decreasing forest area. और अगर एक एस्टिमेट की बात की जाए तो रूरल हाउस में जो 70% से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, वो इन दोनों फायरवुड और कैटल डंग केक से ही पूरी की जा रही है. लेकिन इनकी जो कंटिन्यूएशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है इनको यूज़ करना, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज़ होता जा रहा है. मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू इज़ बीइंग डिस्करेज्ड बिकॉज इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मेन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर. इसके साथ साथ डंग केक को भी यूज़ करना जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है. जो हमारे एग्रीकल्चर में सबसे वैल्यूएबल मेन्योर के तौर पर यूज़ किया जाता है वो कैटल डंग ही होता है. तो इसलिए भी इसका यूसेज जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है. तो अब इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ एनर्जी. एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, एनर्जी इज़ नीडेड टू कुक, टू प्रोवाइड लाइट एंड हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीनरी इन इंडस्ट्रीज़. एनर्जी की ज़रूरत होती है हमें खाना पकाने में, लाइट और हीट को प्रोवाइड करने में, व्हीकल्स चलाने में, इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरी होती है उनको चलाने में. एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है? एनर्जी. इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कुछ एग्जांपल देने हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा फॉसिल फ्यूल, सीएनजी, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आर द एग्जांपल्स ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो जो फॉसिल फ्यूल, सीएनजी, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जांपल्स हैं. और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि फायरवुड, कैटल डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सारे क्या है? कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. थर्ड है, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ डंग केक एज सोर्स ऑफ एनर्जी बीइंग डिस्करेज्ड इन रूरल एरियाज़. तो जो ये डंग केक का यूज़ है एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको डिस्करेज क्यों किया जा रहा है रूरल एरियाज़ में? तो इसका आंसर हो जाएगा, द यूज़ ऑफ डंग केक एज सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ बीइंग डिस्करेज्ड इन रूरल एरियाज़ बिकॉज, क्योंकि इट कंज्यूम्स मोस्ट वैल्यूएबल मेन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर. तो ये कंज्यूम कर लेता है सबसे वैल्यूएबल जो खाद होती है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, तो काउ डंग केक उसको यूज़ कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है. ठीक है.
सेकेंड है, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन एज इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक, और इसके अलावा जो है ये एयर पोल्यूशन भी कॉज करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धुआं जो है इसमें प्रोड्यूस होता है। अब नेक्स्ट 36th क्वेश्चन का जो पैसेज है हमारे पास वो क्या है। इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप बिगैन मूविंग टू द कंट्री साइड फॉर प्रोडक्शन। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो मर्चेंट्स थे यूरोप के टाउन्स में से, वो जो कंट्री साइड थी यूरोप की उस तरफ मूव करना स्टार्ट किया उन्होंने प्रोडक्शन के लिए। Owing to this system, a close relationship developed between the town and the countryside, और इस वजह से, इस सिस्टम की वजह से एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप हो गया जो टाउन था और जो कंट्री साइड थे उनके बीच में। मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्क वॉज डन मोस्टली इन द कंट्री साइड। जो व्यापारी थे वो थे तो टाउन में, उनका काम मतलब उनका जो मेन का बिजनेस चलता था, लेकिन उनका जो ज़्यादातर काम होता था वो कहाँ से होता था, कंट्री साइड से। A merchant clothier in England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinner. The yarn thread that was spun was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers and then to dyers. तो अगर एक मर्चेंट की बात की जाए, मर्चेंट क्लोथ का व्यापारी था मान लीजिए इंग्लैंड में, उसने वूल को परचेज किया एक वूल स्टेपलर से और फिर उसको कैरी किया स्पिनर्स के पास। फिर जो यार्न था उसका यानी कि थ्रेड जो था वो स्पिन किया उसको, और ये फिर उसकी जो सबसे बाद आगे वाली स्टेजेस थी उसकी प्रोडक्शन के लिए वीवर्स के पास लेकर जाते थे, फुलर्स के पास और उसके बाद डायर्स के पास। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लॉथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। और जो फाइनल फिनिशिंग थी वो लंदन में होती थी, इससे पहले की जो एक्सपोर्ट मर्चेंट है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपने कपड़े को बेचते थे, उससे पहले फिनिशिंग लंदन में होती थी। लंदन इनफैक्ट केम टू बी नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर, और इसी वजह से लंदन जो है वो फिनिशिंग सेंटर के नाम से मशहूर हो गया था। दिस प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस। तो ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था ये पार्ट था किसका, कमर्शियल एक्सचेंजेस के नेटवर्क का। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड द गुड्स वर प्रोड्यूस्ड बाय अ वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स वर्किंग विद इन देयर फैमिली फार्म्स नॉट इन फैक्ट्रीज। और इसको कंट्रोल कौन करता था, मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे। और जो गुड प्रोड्यूस होते थे, जो बहुत प्रोड्यूसर्स, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करते थे, वो अपने ही फैमिली फार्म्स में काम करते थे और फैक्ट्रीज में काम नहीं करते थे। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड बाय ईच मर्चेंट। और हर स्टेज की अगर बात की जाए प्रोडक्शन की, तो हर मर्चेंट जो है प्रोडक्शन की हर स्टेज के लिए 20 से 25 वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे। दिस मेंट दैट ईच क्लोथियर वॉज कंट्रोलिंग हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्लोथियर जो है वो 100-200 की संख्या में जो है वर्कर्स को कंट्रोल कर रहे थे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द यूरोपियन मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द विलेज फॉर प्रोडक्शन। जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो टाउन से विलेज की तरफ क्यों जाना, मूव करना स्टार्ट किया उन्होंने प्रोडक्शन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, रूलर्स ग्रांटेड डिफरेंट गिल्ड्स द मोनोपोली राइट टू प्रोड्यूस एंड ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। जो रूलर्स होते थे उस टाइम पे, उन्होंने जो है मोनोपोली के तहत जो प्रोड्यूस करने का और ट्रेड करने का स्पेसिफिक प्रोडक्ट था उसमें जो है उनको ग्रांट दी गई थी। इट वॉज देयरफॉर डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स टू सेट अप बिजनेस इन टाउन्स। तो इसलिए जो है जो नए मर्चेंट्स आ रहे थे उनके लिए टाउन्स में जो है बिजनेस अपना सेटअप करना मुश्किल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर जो मोनोपोली चल रही थी जिनकी, उन्हीं की ही चल रही थी। सो दे टर्न टू द कंट्री साइड। तो इसलिए क्योंकि वो टाउन्स में तो मोनोपोली वाले जो मर्चेंट्स थे उनका काम चल रहा था, तो इसलिए जो न्यू मर्चेंट्स थे वो कंट्री साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट वाज द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। जो ये प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था ये क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री सिस्टम। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की ऐसी फेज थी जो फैक्ट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं थी। बिफोर द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज देयर वाज लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। जो ये फैक्ट्रीज आने से पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती थी इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। दिस पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हिस्ट्री इज नोन एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और हिस्ट्री का ये जो इंडस्ट्रियल हिस्ट्री का ये जो पार्ट था इसी को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं।
अगला पार्ट है व्हाई डिड लंदन बिगिन टू बी नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर। लंदन जो है वो एक फिनिशिंग सेंटर के तौर पर क्यों जाना जाने लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन केम टू बी नोन एज अ फिनिशिंग सेंटर फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिकॉज अ मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड परचेज्ड वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर एंड कैरिड इट टू द स्पिनर्स द yarn that was taken in subsequent stages of production to weavers, fullers and then to dyers। लंदन जो है वो एक फिनिशिंग सेंटर के तौर पर इसलिए जाना जाने लगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए क्योंकि जो एक मर्चेंट क्लोथियर था इंग्लैंड में उस वो वूल परचेज करता था वूल स्टेपलर से, उसको कैरी करता था स्पिनर्स तक। फिर जो यार्न या थ्रेड होता था वो फर्दर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए वीवर्स के पास लेकर जाया जाता था, फिर फुलर्स के पास और फिर डायर्स के पास। द फिनिशिंग वॉज डन इन लंडन बिफोर द एक्सपोर्ट मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ इन द इंटरनेशनल मार्केट। और फिर फिनिशिंग जो होती थी वो लंदन में होती थी, इससे पहले कि जो एक्सपोर्ट मर्चेंट है वो अपने कपड़े को इंटरनेशनल मार्केट में बेचता था। तो फिनिशिंग कहाँ होती थी, लंदन में, और इसीलिए लंदन को जो है फिनिशिंग सेंटर बोला जाने लगा था। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्शन एफ, ये है मैप बेस्ड क्वेश्चंस। तो क्या क्वेश्चन है, तो 37th क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसका ए पार्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी विड्रू द नॉन कॉपरेशन टू प्लेसेस ए एंड बी आर मार्क्ड ऑन द आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिया गया है, उस पर ए और बी दो प्लेस मार्क किए गए हैं। आइडेंटिफाई दीज प्लेसेस एंड राइट द नेम्स ऑन द लाइन गिवन देयर। तो इन प्लेसेस को आपको आइडेंटिफाई करना, फिर नाम लिखने हैं उन प्लेसेस के, ठीक है। ए पार्ट की हिंट जो है वो क्या दी गई है, महात्मा गांधी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आफ्टर द इंसिडेंट एट दिस प्लेस। महात्मा गांधी ने जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसको विड्रॉ कर लिया था जब इस जगह पे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो देखो ये जो जगह थी ये थी हमारी, यहाँ पर हम इसको लोकेट करेंगे ए पार्ट में। तो ये थी हमारी चौरी चौरा जो कि यूपी में है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। तो ये थी वो लोकेशन जहाँ पर महात्मा गांधी ने, यहाँ पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए क्या दिया गया है, द प्लेस वेयर सेशन ऑफ कांग्रेस टुक प्लेस इन दिसंबर 1920। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था इस जगह पर, ये कौन सी जगह थी, तो ये जगह थी हमारी, ये हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ये महाराष्ट्र है पूरा, इसके अंदर ये जो प्लेस है यहाँ पर नागपुर, तो ये था नागपुर, बी में नागपुर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोकेट एंड लेबल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। अब उसी मैप पे आपको ये जो है लेबल करने हैं। पहला है कांडला पोर्ट। तो देखो जो कांडला पोर्ट होता है हमारा वो है हमारा, ये जो स्टेट है ये है गुजरात का स्टेट, ठीक है। तो कांडला पोर्ट हमारा कुछ इस तरफ है यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे डॉट लगाकर और ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कांडला पोर्ट, ठीक है। गुजरात स्टेट में कांडला पोर्ट। उसके बाद आता है बी हमारा काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट देखो कहाँ पर है हमारा, कौन से स्टेट में आता है, तो ये भी अगेन हमारा इसी स्टेट में, ये गुजरात स्टेट है हमारा। तो काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ इधर है उसकी लोकेशन, तो यहाँ पे आप उसको लेबल करके और यहाँ लिखेंगे काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। थर्ड है फिर हमारा बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। तो ये देखो नाम से ही पता चला, बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, तो कर्नाटका से स्टेट में मिलेगा। तो बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे मिलेगा, बेंगलुरु में। तो ये देखो ये हमारा कर्नाटका स्टेट है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पर कुछ इधर जो है इसकी कैपिटल है, यहाँ लेबल कर देंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। और लास्ट जो पार्ट है इसका वो है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये भी आपको पता ही होगा कि ये वाला एयरपोर्ट कहाँ है हमारा, ये न्यू दिल्ली में है। तो देखो ये न्यू दिल्ली हमारी ये इधर है, ठीक है। ये इंडिया है, इंडिया की कैपिटल है ना न्यू दिल्ली, तो ये इतना सा पोर्शन हमारा न्यू दिल्ली है और इसी के अंदर जो है हमारा क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है। तो आप यहाँ पर डॉट लगा के इसको ऐसे लेबल कर सकते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इसी के साथ ये मैप वाले क्वेश्चंस भी जो हैं कंप्लीट होते हैं। तो आशा है
कि आपको ये सेक्शन ई और एफ जो है समझ में आएंगे, इनके क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और इसी के साथ ये जो पूरा प्रैक्टिस पेपर है ये कंप्लीट होता है।